तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के इस पार्ट 2 में हम ये देखते हैं कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम किस तरह से विसरल ऑर्गन्स को कंट्रोल करता है और उसके क्या क्या फंक्शंस हैं। यहाँ से आप मान के चलिए कि एक क्वेश्चन करीब करीब गारंटीड होता है। तो अगर आप ये देखें कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम हर एक ऑर्गन को क्या कर रहा है, कंट्रोल। सबसे पहले हम असर देखेंगे आई पर। सो पहला असर होगा आई पर। सो मैं इसको अलग अलग तरीके से आपको पढ़ाने की कोशिश करूंगा। मैंने आपसे कहा कि अब हम हर एक विसरल ऑर्गन के फंक्शंस को रेगुलेट करेंगे। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की 2 सब डिवीजन है, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। और पहला मैं रेगुलेशन देख रहा हूँ आई में। आई में एक्चुअली ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम 2 फंक्शंस को रेगुलेट करेगा। एक को आप कहेंगे प्यूपिल साइज और दूसरे को आप कहेंगे एकोमोडेशन। एकोमोडेशन आपने पढ़ा हुआ होगा। एकोमोडेशन का मतलब ये होता है कि जब आप एक डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को दूर से पास लाते हैं तो आप जो सीलियरी बॉडी है उसको कॉन्ट्रैक्ट करके लेंस के कर्वेचर को क्या करते रहते हैं, चेंज करते रहते हैं, ताकि ये जो ऑर्गन पास आ रहा है वो रेटिना पे एक फोकल पॉइंट पर रहे। और इस प्रोसेस को कीपिंग दिस ऑब्जेक्ट फोकस्ड ऑन रेटिना व्हेन इट इज ब्रॉट closer to the eye by the contraction of the ciliary body leading to the change in the shape of the lens, and hence its refractory potential is called as the accommodation. So please understand autonomic nervous system eye में दोनों functions को regulate कर रहा है। प्यूपिल में अगर आप ये देखेंगे तो सिंपैथेटिक लिख देता हूँ, यहाँ पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन लीड्स टू डायलेशन ऑफ प्यूपिल। प्यूपिल को डायलेट कौन करता है, सिंपैथेटिक, और उसकी जगह हम यहाँ पर लिखेंगे कॉन्स्ट्रिक्शन किसका काम है, पैरासिम्पैथेटिक का। सो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दोनों फंक्शंस एक दूसरे के बिल्कुल एंटागोनिस्ट हैं। सो आपने ये देखा कि सिंपैथेटिक सिस्टम से प्यूपिल डायलेशन होता है, पैरासिम्पैथेटिक से प्यूपिल कॉन्स्ट्रिक्शन होता है। एकोमोडेशन में आप ये देखेंगे कि ये रिलैक्स करता है सीलियरी बॉडी को। सीलियरी बॉडी को जब आप रिलैक्स करते हैं तो लेंस फ्लैट हो जाता है या वीक हो जाता है, और उसकी जो है रिफ्रैक्टरी पावर क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अपोजिट फंक्शन किसका है, पैरासिम्पैथेटिक का। इसकी वजह से सीलियरी बॉडी क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है, और लेंस कैसा हो जाता है, स्ट्रॉन्गर हो जाता है। तो इसका मतलब जब आप ऑब्जेक्ट को पास ला रहे हैं तो आपकी बॉडी में कौन सा स्टिमुलेशन हो रहा होगा, पैरासिम्पैथेटिक, जो सीलियरी बॉडी को क्या कर रहा होगा, कॉन्ट्रैक्ट, जिसकी वजह से लेंस की शेप क्या हो रही होगी, चेंज हो रही होगी। एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पे और समझिएगा कि जब हम बात कर रहे हैं यहाँ डायलेशन की, तो मैं बात कर रहा हूँ एक सिंपैथोमाइमेटिक ड्रग की। एक ड्रग की बात कर रहा हूं, इस ड्रग को मैं कह रहा हूं सिंपैथोमाइमेटिक। माइमेटिक का मतलब समझिए मिमिक शब्द आ गया। दैट मीन्स दिस ड्रग मिमिक्स द एक्शन ऑफ द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, दो इट इज नॉट एड्रेनालिन और नॉरएड्रेनालिन। द ड्रग दैट वी आर टॉकिंग अबाउट इज एट्रोपिन। एट्रोपिन की जो ड्रॉप्स हैं दे आर यूज्ड बाय ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट फॉर प्यूपिल डायलेशन। सो आप लोगों में से जिसके चश्मे लगे हैं आपने देखा होगा कि जब आप अपनी आंख चेक कराने जाते हैं तो वो कुछ ड्रॉप डालते हैं ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, ताकि प्यूपिल डायलेट हो जाए। उसके बाद काफ़ी देर तक बहुत ज़्यादा कुछ दिखाई नहीं देता है। तो वो जो प्यूपिल डायलेशन है वो किस ड्रॉप से होता है, एट्रोपिन से। एट्रोपिन मिमिक्स द फंक्शंस ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। एट्रोपिन एक्चुअली ऑर्गेनोफॉस्फेट जैसी पॉइजनिंग में भी बहुत इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें हार्ट रेट क्या हो सकता है, कम हो सकता है। और हार्ट रेट को बढ़ाने के लिए एक्चुअली हम क्या यूज़ कर सकते हैं, एट्रोपिन यूज़ कर सकते हैं। सो ये आपको एक फंक्शन समझ में आ गया। आई के ऊपर दोनों सिस्टम अगर क्योंकि इसको कंट्रोल कर रहे हैं इसीलिए एक दूसरे के एंटागोनिस्ट काम कर रहे हैं। दूसरी चीज़ आप ये देखिए बॉडी ग्लैंड्स। जब हम बात करेंगे बॉडी ग्लैंड्स की, सो द सेकेंड थिंग दैट आई एम गोइंग टू कंट्रोल बाय ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम आर द ग्लैंड्स ऑफ द बॉडी। सो आप ये समझेंगे कि ग्लैंड्स की जब हम बात करेंगे, सो ये सिंपैथेटिक फिर पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक इज इनहिबिटरी टू द ग्लैंड and in general this is excitatory. So please understand glands के secretions सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन में एक्चुअली क्या होते हैं, कम होते हैं। सो इसीलिए सलाइवा कम हो जाएगा। एंग्जाइटी में सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन होता है, एड्रेनालिन रिलीज होता है, और उस टाइम पे आपका मुंह सूख जाता है। मुंह सूखने का मतलब ये हुआ कि वहाँ पर जो सलाइवा का सिक्रीशन है वो एक्चुअली क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो हमने ये कहा कि सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन इनहिबिट्स द सिक्रीशन ऑफ द ग्लैंड्स एंड पैरासिम्पैथेटिक्स एक्चुअली इंक्रीजेस द सिक्रीशन। अगला हम देखेंगे द रेस्पिरेटरी पैसेज। द रेस्पिरेटरी पैसेज में बात कर रहा हूँ ट्रेकिया ब्रोंकियोल्स की, तो मैं इनकी बात कर रहा हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन कॉजेज ब्रोंकोडाइलेशन। A very important effect of sympathetic stimulation. Sympathetic stimulation causes bronchodilation. Opposite will be parasympathetic. Parasympathetic causes bronchoconstriction.
सो ये करता है ब्रोंकोडाइलेशन, ये करता है ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन। इसीलिए शायद हमने एक बार ये डिस्कस किया था रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी में कि जो एक्यूट सीवियर ब्रोंकियल अस्थमा के जो पेशेंट होते हैं जिनमें इमिनेंट डेथ भी हो सकती है, इतना ज़्यादा सीवियर ब्रोंकोस्पाज्म है जिसमें अगर आप कोई और ब्रोंकोडाइलेटर देंगे तो हो सकता है उसमें टाइम लगे उनके ऑनसेट ऑफ एक्शन में, तो वहाँ पर आप क्या दे सकते हैं, एड्रेनालिन, क्योंकि ये न्यूरोट्रांसमीटर बहुत तेज़ी से एक्ट करेगा और ये सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन के आप इस फंक्शन का फ़ायदा उठाना चाह रहे हैं कि इस सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन से क्या होता है, ब्रोंको डायलेशन, और पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन से क्या होता है, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन। एक और बात समझिए, अब हम देखेंगे बहुत कॉमन क्वेश्चन जो एंट्रेंस में अक्सर आ जाता है, द इफेक्ट ऑन हार्ट। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड द इफेक्ट ऑन हार्ट। हार्ट में दो तरह के असर हम देखेंगे, एक को आप कहेंगे क्रोनोट्रॉपिक इफेक्ट्स, क्रोनोट्रॉपिक का मतलब हो गया कि आई एम टॉकिंग ऑफ हार्ट रेट, और एक को आप कहेंगे आयनोट्रॉपिक इफेक्ट। आयनोट्रॉपिक का मतलब हो गया कि आई विल बी टॉकिंग ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ हार्ट बीट। सो ना केवल मैं हार्ट रेट की बात कर रहा हूं बल्कि मैं फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन की भी बात कर रहा हूं, जिसे मैं कह रहा हूं स्ट्रेंथ ऑफ द हार्ट बीट। तो आप ये देखेंगे सिंपैथेटिक सिस्टम इज हैविंग एन एक्साइटेटरी इफेक्ट। तो sympathetic stimulation, it will increase the heart rate and actually will also increase the strength of the heartbeat. The opposite effect will be of parasympathetic stimulation. It not only decreases the heart rate but also decreases the strength of the heartbeat. So ये दोनों बात आपको समझनी है कि हार्ट पर इसके दो असर है, एक क्रोनोट्रॉपिक और एक आइनोट्रॉपिक। एक में हम रेट की बात कर रहे हैं, दूसरे में हम स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं। सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन से दोनों एक्साइट होते हैं और पैरासिम्पैथेटिक से दोनों इनहिबिट होते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की। ये क्वेश्चन काफ़ी कॉमन पूछा जाता है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में दो चीज़ें हैं कंट्रोल करने के लिए, एक तो ग्लैंड्स के सिक्रीशंस, जैसा आपने पहले भी देखा है ग्लैंड्स के बारे में, एंड नंबर टू द मूवमेंट, द बेसिक प्रोपल्सिव मूवमेंट्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल आर कॉल्ड एज पेरिस्टाल्सिस। सो अगर आप देखेंगे सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन इज इनहिबिटरी टू द गट एंड पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन इज एक्साइटेटरी टू द गट। प्लीज रिमेंबर दिस, हम ये कह रहे हैं कि सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन इज इनहिबिटरी टू द गट। जब सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन होता है तो गैस्ट्रिक सिक्रीशन या जीआईटी के सिक्रीशंस कम होते हैं और पेरिस्टाल्सिस भी क्या होती है, कम होती है, और पैरासिम्पैथेटिक में ये दोनों चीज़ें क्या होती हैं, इंक्रीज होती हैं। सो ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई है। नेक्स्ट आप देखिए यूरिनरी सिस्टम। यूरिनरी सिस्टम में आप ये समझिएगा कि सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन लीड्स टू रिटेंशन ऑफ यूरिन, रिटेंशन ऑफ यूरिन। सो इसका मतलब ये हुआ कि एंजाइटी में बॉडी यूरिन को रिटेन करती है। जनरली लोग ये सोचते हैं कि एंजाइटी के दौरान बहुत ज़्यादा यूरिनेशन होता है, नहीं, एंजाइटी के दौरान आप यूरिन को क्या करेंगे, रिटेन करेंगे, और एंजाइटी जब एक बार पास हो जाती है तब यूरिनेशन होता है। सो प्लीज़ अंडरस्टैंड कि सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन में यूरिनरी सिस्टम पे असर ये है कि इट रिटेन्स, तो इसका मतलब वो स्फिंक्टर्स को क्या कर लेता होगा, कॉन्ट्रैक्ट कर लेता होगा। उल्टा काम कौन करता है, पैरासिम्पैथेटिक। पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन विल लीड टू वॉइडिंग ऑफ यूरिन। वॉइडिंग ऑफ यूरिन, जिसे मैं यूरिनेशन कह रहा हूं, ये किसका फंक्शन है, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम का है। सो आपने देखा कि यूरिनरी सिस्टम में इसने रिटेन किया है, इसने क्या किया है, वॉइडिंग ऑफ यूरिन कराया है। एक और इंपॉर्टेंट चीज हम देखते हैं, दैट इज द मेल रिप्रोडक्टिव फंक्शन। मेल रिप्रोडक्टिव फंक्शन पे जब आप देखेंगे कि क्या असर है, सो let us talk of male reproductive physiology, then we are talking of the male reproductive function. Sympathetic stimulation leads to ejaculation of semen. So ejaculation of semen is basically sympathetic system. Parasympathetic system leads to erection of the male copulatory organ. So erection is a function of parasympathetic stimulation and ejaculation is sympathetic. तो अब तक आपने ये सारी की सारी फिजियोलॉजी देखी, आपने आई देखा, आपने बॉडी के सारे ग्लैंड्स देखे, आपने रेस्पिरेटरी पैसेज देखा, हार्ट देखा, लंग्स में देखा, आपने किडनी देखी, आपने ये जेनिटो यूरिनरी सिस्टम में जेनाइटल्स भी देखे, और अब आप समझ गए कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम आपके फिजियोलॉजिकल होम्योस्टेसिस में कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कुछ जगह पर मैंने आपसे कहा था कि कुछ ऑर्गन्स ऐसे हैं दे आर सप्लाइड ओनली बाय सिंपैथेटिक सिस्टम, जैसे मैंने आपसे कहा था कुछ ब्लड वेसल्स, और दूसरा मैंने आपसे ये कहा था कि एक और बात याद रखिएगा कि पाइलो इरेक्टर मसल, ये मसल हेयर फॉलिकल के बेस में होती है, जिसकी वजह से गूज पिंपल्स, आप जानते हैं रोंगटे खड़ा होना, वो काम होता है। ये दोनों चीज़ें वो हैं जिनमें केवल सिंपैथेटिक सप्लाई है। यहाँ पर मैं एक एम्स के लिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप इस बात को ये समझिएगा कि अगर किसी ऑर्गन को दोनों सब डिविजन्स काम कर रही हैं, दोनों सब डिविजन्स क्या कर रही हैं, स्टिमुलेट कर रही हैं या उनको इनर्वेट कर रही हैं,
तो दोनों अपने बेसल टोन में कुछ कुछ काम करती रहेंगी। इसका मतलब ये हुआ कि ये सिंपैथेटिक सिस्टम भी थोड़ा सा काम कर रहा है, इस टाइम पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम भी थोड़ा सा काम कर रहा है, और दोनों असर एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, नलिफाई। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ऑर्गन के फंक्शन नॉर्मल है तो ना सिंपैथेटिक काम कर रहा है ना पैरासिम्पैथेटिक काम कर रहा है, दोनों अपने बेसल टोन में थोड़ा थोड़ा सा काम कर रहे होंगे। ये बात याद रखनी बहुत जरूरी है। इसीलिए अगर आप हार्ट की सिंपैथेटिक नर्व्स काट देंगे तो हार्ट रेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और अगर पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई काट देंगे तो हार्ट रेट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि सिंपैथेटिक नर्व्स क्या हो जाएंगी, अनअपोज्ड हो जाएंगी। सो बोथ सिस्टम्स they are actually always active at least in a basal tone. This thing must be absolutely clear to every student. So अगर हम एक डायग्राम देखें ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के, अगर हम ये देखें फंक्शंस का डायग्राम देखें, तो अगर आप बड़े ध्यान से देखिए इस डायग्राम को, जैसा हम देख रहे हैं कि आई में हम ये देख रहे हैं यहाँ पर क्या हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, ये सिंपैथेटिक, ये पैरासिम्पैथेटिक है, यहाँ पर क्या है, सिंपैथेटिक है। सिंपैथेटिक क्या कर रहा है, डायलेट कर रहा है, ये क्या कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। दूसरा, अगर आप ये देखेंगे सलाइवरी ग्लैंड्स, जैसा हमने देखा था कि सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन में क्या हो रहा है, और सिंपैथेटिक इनिबिट करता है सलाइवेशन को, पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेट करता है। फिर आपने हार्ट में देखा था, उल्टा था, हार्ट को ये इनिबिट कर रहा है, ये क्या कर रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है। दोनों फंक्शंस मैंने आपको बताए थे, हार्ट रेट और स्ट्रेंथ। यहाँ पर हमने देखा था सिंपैथेटिक में ब्रोंको डायलेशन, यहाँ पर ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन। इसी तरह से आपने जीआईटी में देखा था, जीआईटी में सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन जो है वो इनिबिट करेगा और पैरासिम्पैथेटिक क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा। फिर आपने किडनी में देखा था कॉन्ट्रैक्ट ब्लैडर, यहाँ आपने लिखा है रिलैक्स ब्लैडर, तो यहाँ पर यूरिन रिटेन होगा, और यहाँ पर ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट होगा तो यूरिनेशन होगा। और इसी तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट रेक्टम सिंपैथेटिक, यहाँ पर क्या हुआ, रिलैक्स रेक्टम, तो दिस इज डिफरेंट। सो यू कैन इजीली अंडरस्टैंड द एंटागोनिस्ट एक्शंस ऑफ दी टू सब डिविजन्स। और एक मैंने आपको और बताया था कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में द इरेक्शन ऑफ द मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन इज एक्चुअली अ पैरासिम्पैथेटिक फंक्शन एंड इजैकुलेशन ऑफ सीमन इज एक्चुअली सिंपैथेटिक सिस्टम। सो हमें अच्छे से ये बात समझ में आ गई है कि दोनों ये क्या करते हैं। अब हम थोड़ा सा इस पार्ट को और थोड़ा सा और ज़्यादा समझने की कोशिश करेंगे। एक बड़ा इंपॉर्टेंट हार्मोन की हम बात करेंगे जो कि न्यूरोट्रांसमीटर भी है, इसको हम कहते हैं एड्रिनलिन। So adrenaline is basically a neurotransmitter. It can act as an hormone as well. So हम बात कर रहे हैं किसकी, एड्रीनलिन की। एड्रीनलिन के बारे में मैं दो बातें आपको बड़ी इंपॉर्टेंट बताऊंगा। एक तो ये जनरल मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करता है, ये हम सब जानते हैं, ये जनरल मेटाबॉलिज्म को क्या करता है, इंक्रीज करता है। और दूसरी चीज़ आप देख चुके हैं, आप ये देख चुके हैं कि जितने भी फंक्शन सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के होंगे वो सारे फंक्शंस आप एस्क्राइब कर सकते हैं किसको, एड्रीनलिन को। तो ये बात आपको समझ में आ गया। नंबर 2, इट इंक्रीजेस ब्लड ग्लूकोज लेवल। ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को क्या करता है, इंक्रीज करता है। दैट मीन्स इट प्रमोट्स ग्लूकोनियोजेनेसिस। ये किसको प्रमोट करता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस को, विच इज फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स। सो प्लीज अंडरस्टैंड एड्रीनलिन ब्लड ग्लूकोज पे फेवरेबल असर करता है, और एड्रीनलिन कुछ जगह पर वेजो डायलेशन करता है और कुछ जगह पर वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन करता है। ये बात आप थोड़ा सा समझिएगा, क्योंकि एक ही अगर न्यूरोट्रांसमीटर दो जगह पर अलग अलग फंक्शन कर रहा है तो इसका मतलब उसके रिसेप्टर्स अलग अलग तरह के होंगे। जब आप फर्स्ट ईयर एमबीबीएस में जाएंगे तो आप ये देखेंगे कि एड्रीनलिन के कई तरह के रिसेप्टर्स होते हैं, अल्फा एड्रीनर्जिक, बीटा एड्रीनर्जिक। वो अभी हमारे लिए काम की बात नहीं है, लेकिन इतनी बात जरूर मुझे समझ में आ गई है कि अगर एक ही न्यूरोट्रांसमीटर दो जगह पर अलग अलग काम कर रहा है तो इसका मतलब वहाँ पर उसके जो टाइप ऑफ रिसेप्टर्स हैं वो डिफरेंट होंगे। कुछ जगह पर ये क्या करता है, वेजो डायलेशन, कुछ जगह पर ये क्या करता है, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन। और वेजो डायलेशन ये दो बहुत इंपॉर्टेंट जगह करता है, एक को हम कहेंगे हार्ट और दूसरे को हम कहेंगे स्केलेटल मसल। इस बात को याद रखिएगा कि हार्ट और स्केलेटल मसल में इट कॉजेज वेजो डायलेशन, और स्किन जैसी जगह पर इट कॉजेज वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन। कार्डियक आउटपुट जो है उसी में से अगर किसी को ज़्यादा देना है तो किसी के अमाउंट को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तो इट रिमूव्स ब्लड फ्रॉम द स्किन एटसेट्रा, इट कॉजेज वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन। अगर वहाँ पर वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा तो आप समझ सकते हैं अगर ब्लड वेसल कॉन्स्ट्रिक्ट हो गई तो ब्लड आगे नहीं जा पाएगा, और इस ब्लड को वो डाइवर्ट कर देगा दो जगह पर, कहाँ पर, हार्ट को और स्केलेटल मसल को। ये बात आप याद रखिएगा एड्रीनलिन की। मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये एड्रीनलिन हम प्रीडोमिनेंटली रिलीज करेंगे किससे, एड्रीनल मेडुला से। हमने पहले ही देखा था कि एड्रीनल ग्लैंड के दो पार्ट्स थे, बाहर वाला पार्ट एड्रीनल कॉर्टेक्स जो मैं आपको पढ़ाऊंगा एंडोक्राइन सिस्टम में, और बीच वाले पार्ट को हमने कहा था एड्रीनल मेडुला। और हम ये कह रहे हैं कि ये जो एड्रीनल मेडुला है ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के साथ में फंक्शनली रिलेटेड है। हालांकि फ़र्क ये है
कि जब आप डायरेक्ट सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन करते हैं तो नॉर एड्रिनलिन प्रीडोमिनेंटली रिलीज होता है और कम होता है एड्रिनलिन, लेकिन अगर एड्रिनल मेडुला स्टिमुलेट होता है तो एड्रिनल मेडुला ज़्यादा रिलीज करता है एड्रिनलिन और कम रिलीज करता है नॉर एड्रिनलिन। दूसरा एक बात और याद रखिएगा, एड्रिनलिन का ज़्यादा असर हार्ट पर है और नॉर एड्रिनलिन का ज़्यादा असर ब्लड वेसल्स पे है। सो इतनी बात आपको समझ में आ गई कि ये एड्रिनल मेडुला जिसमें एड्रिनलिन रिलीज हो रहा है प्रीडोमिनेंटली, वो बेसिकली आप ये देख रहे हैं कि उसके ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। अब एक और बात को बड़े ध्यान से समझिए, जिस टाइम पर सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन आपकी बॉडी में होता है, जैसे एंजाइटी एटसेट्रा, आप ऐसे जा रहे हैं, अचानक कोई सामने आ गया, एकदम आपको डर लग गया, अचानक आपने ये देखा कि कुछ ऐसी चीज़ एकदम आप कहीं जा रहे हैं, एकदम बहुत तेज़ी से आवाज़ आई, अचानक आपको क्या हुआ, एंजाइटी। मैं इस तरह की सिचुएशंस की बात कर रहा हूँ। इसमें बहुत ज़्यादा क्या रिलीज़ होता है, एड्रिनलिन। इस बात को समझिए कि सिंपैथेटिक डिस्चार्ज इज़ अ मास डिस्चार्ज। मास डिस्चार्ज का मतलब ये है कि जब सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन होता है तो बहुत सारा न्यूरोट्रांसमीटर एक साथ रिलीज होता है। नाउ प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस। पैरासिम्पैथेटिक डिस्चार्ज डिस्क्रीट डिस्चार्ज। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन करते हैं तो लेवल ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर धीरे धीरे क्या करता है, इंक्रीज करता है। लेकिन जब सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन होता है तो अचानक बहुत सारा एड्रिनलिन क्या हो जाता है, रिलीज हो जाता है। यही वो वजह है कि सिंपैथेटिक सिस्टम, बिकॉज इट इज अ मास डिस्चार्ज, वी नो दैट फेमसली वी नो दिस क्वेश्चन दैट दिस सिंपैथेटिक डिवीजन ऑफ द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इज इन्वॉल्व्ड इन व्हाट इज कॉल्ड एज फ्लाइट और फाइट रिस्पॉन्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी। और ये आपकी जान बचाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, इमरजेंसी सिचुएशंस को कंट्रोल करने के लिए आपकी बॉडी में एक रिस्पॉन्स है। उस रिस्पॉन्स को आपने क्या कहा है, फ्लाइट और फाइट रिस्पॉन्स। और फ्लाइट और फाइट रिस्पॉन्स का मतलब ही ये हुआ कि जैसे ही आपके सामने खतरा आया तो आपने एकदम ये सोचा कि इससे लड़ना है, कि यहाँ से भागना है। इसके लिए आपको बहुत सारी एकदम अलर्टनेस, बहुत सारी एनर्जी चाहिए। इस तरह के रिस्पॉन्स को आपने क्या कहा है, फ्लाइट और फाइट रिस्पॉन्स। फ्लाइट और फाइट रिस्पॉन्स में कौन सी सब डिवीजन इन्वॉल्व है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की सिंपैथेटिक। उसकी प्राइमरी वजह यह है कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में जो एड्रिनलिन है वो मास डिस्चार्ज के तौर पे अचानक बहुत सारा रिलीज होता है। और अचानक जब बहुत ज़्यादा एड्रिनलिन रिलीज होगा तो आप समझ सकते हैं एकदम मेटाबॉलिज्म इंक्रीज हुआ, हार्ट रेट बहुत तेजी से इंक्रीज करेगा, आपको अपना दिल धड़कता हुआ सुनाई देगा, इसे हम कहते हैं पाल्पिटेशन। सो हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगी, स्ट्रेंथ ऑफ द हार्ट बीट इंक्रीज हो जाएगी, आपके स्केलेटल मसल को ज़्यादा क्या मिल जाएगा, ब्लड मिल जाएगा, ज़्यादा एनर्जी मिल जाएगी। और ब्लड में ग्लूकोज लेवल भी अचानक क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। आप जानते हैं ग्लूकोज एक रेडीमेड सोर्स है एनर्जी का। और इस टाइम पर आप ये डिसाइड करेंगे कि मुझे भागना है कि रुकना है। और यहाँ पर इसीलिए हम ये देख रहे हैं कि पैरासिम्पैथेटिक इज नॉट इन्वॉल्व इन फ्लाइट और फाइट रिस्पॉन्स। सो अगर मैं एक डायग्राम में आपको फ्लाइट और फाइट रिस्पॉन्स दिखाऊं तो आप इस डायग्राम को ध्यान से देखिए। दिस इज फ्लाइट और फाइट रिस्पॉन्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी। अचानक क्या होना है, सलाइवा फ्लो डिक्रीजेस। आप समझ सकते हैं अचानक जब कोई इमरजेंसी सिचुएशन सामने आती है तो हम कहते हैं गला सूख गया, गला सूख गया। आँख कहते हैं फैल गई, आँख की पुतली फैल गई, तो प्यूपिल क्या हो गए, डायलेट हो गए। स्किन में मैंने आपको बताया था कि स्किन की ब्लड वेसल्स क्या हो गई, कॉन्स्ट्रिक्ट हो गई, तो इसीलिए सफ़ेद पड़ गया आदमी। तो ये सब छोटी छोटी बातें अब आपको समझ में आ रही होंगी। आप चिड़ियाघर में गए, आप चिड़ियाघर में जो शेर का जो पिंजरा है उसमें आप जो है शेर को छेड़ रहे हैं और उसके बाद में आपने देखा कि उसका ताला खुला हुआ है, तब आपका जो हाल होगा उसे आप कहते हैं फ्लाइट और फाइट रिस्पॉन्स। आपका गला सूखेगा, आपका चेहरा सफ़ेद पड़ जाएगा, आपकी आँख की पुतलियाँ बिल्कुल फैल जाएंगी, आप बहुत तेज़ी से सांस लेना शुरू करेंगे, आपका दिल बहुत तेज़ी से धड़केगा, इतना तेज़ी से धड़केगा कि आपके कान तक आपको आवाज़ आएगी। आपके जो डाइजेस्टिव सिस्टम्स हैं उसमें समस्या ये शुरू होगी कि वो इनिबिट करना शुरू होंगे और आपकी जो मसल्स हैं वो बहुत ज़्यादा क्या हो गई, टेंस हो गई। मैंने आपको बताया था स्केलेटल मसल्स में आपकी क्या बढ़ गई हैं, क्या बढ़ गया, ब्लड सप्लाई। और आपका ब्लड प्रेशर भी क्या हुआ है, इंक्रीज हो गया है। जैसे वो कह रहा है कि मेजर वेसल्स क्या हो गए हैं, डायलेट हो गए हैं। तो आपने इस रिस्पॉन्स को समझा, इस रिस्पॉन्स को हमने क्या कहा है, फ्लाइट और फाइट रिस्पॉन्स। एक बड़ी अच्छी बात है, आपकी बॉडी एक फेल सेफ सिस्टम पे काम करती है। तो हमने ये देखा कि एड्रिनलिन और नॉर एड्रिनलिन जो कि आपकी जान बचाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, वो एक तो डायरेक्ट सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन से भी आ सकते हैं, और अगर डायरेक्ट सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन फेल हो जाए तो हमने इसके लिए एक फेल सेफ मेथड रखा हुआ है जिसे हमने कहा है एड्रिनल मेडुला। वहाँ से भी क्या रिलीज हो सकता है, एड्रिनलिन और नॉर एड्रिनलिन रिलीज हो सकता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने डिस्कस किया है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को 2-3 बार देख करके इसके बढ़िया नोट्स बना करके इस क्वेश्चन को तैयार कीजिए। रेस्ट एश्योर्ड कि आपका एक क्वेश्चन नीट में और एक क्वेश्चन एम्स में यहाँ से करीब करीब गारंटेड है।